हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में तुम्हारा रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्वेश्चंस किए थे। अब एक टाइप और रह गया था, वो ध्यान दो। एक टाइप आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार चीज ध्यान दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए 7 नाइट्रोजन है, 7 नाइट्रोजन का तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3। तो अगर मैं इसका बनाऊंगा तो इस टाइप से आएगा 1sCa 2sCa और 2p3। तो इसमें तुमसे बोला जाए कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर तुमसे बोला जाए तो ये दोनों पेयर्ड, ये दोनों पेयर्ड, ये तीनों अनपेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मान लो तुमसे बोला गया 25 Mn में बताना है, तो तुम बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो ध्यान दो, ये दोनों पेयर्ड, ये दोनों पेयर्ड, यहां तीनों पेयर्ड, ये पेयर्ड, ठीक है, ये पेयर्ड, 4s के पेयर्ड, और 3D में कुछ इस टाइप से आएगा 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आते हैं, वो ध्यान दो, ठीक है। एक दो टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं कि पहला आता है तुम्हारा, दो टर्म्स में डिफाइन करूंगा, डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अभी हम लोग सिर्फ क्या सीखेंगे, एक तो इनकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी अभी नहीं देखेंगे। डेफिनेशन हम लोग सॉलिड स्टेट में जाके देखेंगे 12th में, उस टाइम तक तुम लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ रखा होगा, तो उसको हम लोग एक बार फिर से टर्म्स आएंगे वहां फिर से देखेंगे। अभी सिर्फ हमें देखना है कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालेंगे कैसे, क्या होता है, वो बात के लिए छोड़ दो, सॉलिड स्टेट में देखेंगे जाके, ठीक है। 12th में जब 12th का पहला चैप्टर देखेंगे वहां डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हें पैरामैग्नेटिज्म और मतलब मैग्नेटिज्म के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक कैसे निकालोगे? इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 आ जाए तो सब्सटेंस क्या होगा? डायमैग्नेटिक। सिमिलरली इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, लेकिन मिनिमम एक, 0 नहीं है, तो क्या है? पैरामैग्नेटिक। जैसे अगर तुमसे बोला जाए A2 पैरा की डाई, तो इसका लिखा 1s2 2s2 2p4 बनाओ, ये 2p4 में इस टाइप से आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या है? पैरा। तुमसे बोला जाए 10 नियॉन, तो तुमने बनाया 1s2 2s2 2p6, ये और ये। क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है? नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 0 है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, तो क्या बोलूंगा? इट इज डायमैग्नेटिक। अभी तुम्हें सिर्फ क्या देखना है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकालो कैसे, क्या मतलब है, क्या होते हैं ये, हम लोग सॉलिड स्टेट में जाके 12th में पढ़ेंगे। क्लियर है? आया समझ में? दो तीन क्वेश्चन करो। 30Zn 29Cu और 20 कैल्शियम। इसमें तुम्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट बताना है डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक। दो पार्ट्स हैं तुम्हें इसमें। सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, उसका बताना है सेकंड पार्ट कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। 30Zn अगर तुमसे बोला जाए 30Zn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखो, ये बार बार मैं इनके नहीं बना रहा हूं, क्योंकि देखो ये सारे के सारे पेयर्ड ही होंगे, तभी आगे मिल गया होगा। तो मैं लास्ट के दो बना दे रहा हूं, 4s2 और 3d10। दो इसलिए बना दिए
कि कई केसेस में जैसे कॉपर है, क्रोमियम है, उसमें 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है, तो इस केस में लास्ट के 2 बना दिए, ठीक है, नहीं फिर लास्ट का एक ही बनाना चाहिए 3d का, क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब इसमें फुल्ली फिल्ड होगा ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। 29 Cu, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब इसका क्या आता है 4s1, 3d10। लास्ट का एक देखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, इधर से उधर ट्रांसफर कर रखा है। इसमें 3d में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, लेकिन 4s में आ रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, ठीक है, इसीलिए लास्ट के 2 देख लो, नहीं तो लास्ट का एक ही देखते हैं, क्योंकि देखो आगे के सबशेल में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब पहले वाला सबशेल फिल हो गया हो, और फिल होने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस है जैसे कॉपर, क्रोमियम और सिल्वर, ये तुम्हें एग्जांपल्स दिखवाए थे जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड है, उन केसेस के लिए, ठीक है, इसीलिए लास्ट के 2 बना लो, ठीक है। कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट, वो भी ध्यान दो, एक टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट। फिर से क्या होता है अभी के लिए नहीं, अभी सिर्फ हमें निकालना सीखना है। दिस इज फॉर्मूला, ध्यान रखो, अंडर रूट n+2, यूनिट होती है इसकी bm, bm इज बोर मैग्नेटॉन। अभी सिर्फ हमें इसको निकालना सीखना है, फॉर्मूला मतलब याद रखना है क्या होता है, कैसे आता है, ये हम लोग तुम 12th में जाके पढ़ोगे जब तुम मैग्नेटिज्म पढ़ लोगे उसके बाद, ठीक है, वहां हम लोग इसको देखेंगे। n यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर तुमसे बोला जाए 7 नाइट्रोजन का तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो तुम क्या बोलोगे, 1s2, 2s2, 2p3। n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कितनी आई, 3, n की वैल्यू 3 आई, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 3+2, मतलब रूट ऑफ 15। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। इनके निकालो, 25 Mn, 8O, 20 कैल्शियम, इनके निकालो भाई। वीडियो पॉज करके इनके अटेम्प्ट करो, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा बार बार, ठीक है। इसके तुम्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 आएंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 आएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट 5 इंटू 5+2 कितना आएगा, रूट 35। 8 ऑक्सीजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, तो 2 इंटू 2+2 ये कितना आएगा, रूट ऑफ 8। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 आएंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 आएंगे, तो रूट 0 इंटू 0+0 एंड 0+2, तो क्या आएगा, 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक चीज ध्यान दो, ये बोला जा सकता है कि नहीं, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, तुम बोलना ट्रू के फॉल्स। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस have zero magnetic moment, true or false, और paramagnetic substances have non-zero magnetic moment, true or false, बताओ। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट 0 कब आएगा, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 कब आएगा, अंडर रूट n+2। 0 तब आएगा जब n की वैल्यू 0 हो जाए, और n की वैल्यू 0 होने का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और वही हम लोगों ने क्या बोला था, तुम्हारे डाईमैग्नेटिक होते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू,
और n की वैल्यू 1 2 कुछ भी रखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस दो टाइप के तुम्हारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, इनको नोट करो। ठीक है, तो अब लास्ट हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो अभी जब हम लोगों ने बीच में जैसे ऑर्बिटल्स पढ़े, क्वांटम नंबर्स पढ़े, वहां कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था कि अभी इसको बाद में पूछना, जैसे शेप एस का क्यों स्फेरिकल आया, क्यों तुम्हारे एक एन की वैल्यू में फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबशेल, सेकंड ऑर्बिट में सिर्फ दो सबशेल। तुमसे क्या बोला था, एस सबशेल फर्स्ट ऑर्बिट से शुरू होता है, पी सबशेल सेकंड ऑर्बिट से शुरू होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दो, श्रोडिंगर एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा पार्ट है, बहुत ही हायर लेवल पे पढ़ा जाता है। इसमें हम लोग समझेंगे कई चीज, लेकिन जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं स्टार मार्क करूंगा। तो तुम्हें ध्यान सिर्फ कौन सी रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझने के लिए इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन वो सिर्फ समझने के लिए ध्यान रखो, उसको तुम्हें याद नहीं रखना है। ठीक है, आया समझ में? अब सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं साई। साई क्या होता है, वेव फंक्शन। साई इज व्हाट, वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे अभी नॉर्मली देखो, जैसे तुमने एक फंक्शन पढ़ रखा है, फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू प्लस या एक्स प्लस थ्री, तो इसका मतलब क्या, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली मैं बोलूं f ऑफ y, तो y प्लस टू, दिस इज फंक्शन ऑफ y। सिमिलरली मैं बोलूं कि f ऑफ x y z, मैं बोलूं तो मैं x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस z, अगर मैं एक रैंडम एक्सप्रेशन, दिस फंक्शन ऑफ x y एंड z। तो सिमिलरली एक वेव के फंक्शन को, एक वेव का जो फंक्शन होगा, फंक्शन का मतलब x y z के टर्म्स में, जब हम लोगों ने एक वेव को एक मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट किया, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। जैसे एक मैं नॉर्मली वेव फंक्शन लिखता हूं तुम्हारा ए साइन ओमेगा एक्स माइनस थीटा। ठीक है, एक मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया। ये ए तुम्हारा एम्पलीट्यूड, साइन, साइन का फंक्शन ये एक्स के टर्म्स में, इन वेरिएबल्स के टर्म में जब एक मैंने वेव को डिनोट किया, तो वो क्या कहलाएगा, वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या है, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, वेव का फंक्शन। वेव का फंक्शन मतलब एक वेव को मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेट करना। ठीक है, टू डिनोट अ वेव इन मैथमेटिकल फॉर्म्स, टू डिनोट अ वेव इन मैथमेटिकल फॉर्म्स। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज ध्यान दो। ठीक है, एक चीज ध्यान दो। अब एक चीज ध्यान दो, तो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख रहा हूं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, पहले यहां मैंने स्टार लगा दिया है, जहां जहां स्टार लगाता जा रहा हूं वहां तुम्हें वो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तुम्हें एज इट इज ध्यान रखनी है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान दो। सबसे पहले पाई 3.14, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो E है दिस इज टोटल एनर्जी, ये जो V है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, साई फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर ही बता दिया, वेव फंक्शन। अब ये डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ध्यान दो। जैसे एक मैंने फंक्शन लिखा, साई को जैसे मैंने लिख दिया, रैंडमली मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, ये है। तो डेल साई बाय डेल एक्स का मतलब क्या होता है, ये तुम्हें करना नहीं, मैथमेटिकल नहीं है, बस मैं समझाने के लिए एक बार लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैथमेटिकल टर्म्स हैं तुम्हारे कोर्स में नहीं, बस समझने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं करना कि करने लगना, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं।
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ रखा है, अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। मतलब ध्यान दो, जैसे ये इक्वेशन है, इसको मैं x के टर्म्स में जब डिफरेंशिएट करूंगा तो x वाले को तो डिफरेंशिएट कर दिया, और x को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। ठीक है। सिमिलरली मैं डेल साई बाय डेल वाई करूं तो डेल साई बाय डेल वाई का मतलब क्या है कि इस केस में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सिमिलरली डेल साई बाय डेल z किया तो x और y कांस्टेंट हो गए, और y के टर्म्स में डिफरेंशिएट, सॉरी z के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया। अब ध्यान दो, डेल स्क्वायर साई का डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या है, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। ध्यान रखो, मैं यहाँ स्टार मार्क नहीं लगा रहा हूं, ये तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ वो चीजें ध्यान रखनी है जो स्टार मार्क है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया, अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या कहूंगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स। मतलब क्या है कि एक बार डिफरेंशिएट करके क्या निकला, 2x, और फिर से उसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x, double differentiation of psi with respect to y, double differentiation of psi with respect to z plus 8 pi square m by h square e minus psi is equal v e minus v into psi is equals to, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है ये इक्वेशन, इसमें इनका मतलब मैंने समझा दिया, लेकिन एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो ध्यान से, मैं एक और इक्वेशन लगा रहा हूं, इसी इक्वेशन से बनाऊंगा, देखना। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम, प्लस इसमें एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम करोगे तो कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0 इंटू एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड से ये आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, देखो, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर साई इंटू एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम प्लस ई साई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। देखो, कोई दिक्कत? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया? फिर से यहाँ स्टार नहीं लगा रहा हूँ, कैसे डिराइव हो रहा है डेरिवेशन कोर्स में नहीं, जो स्टार लगा के लिख दूंगा वो कोर्स में, तो इतना लिखो पहले। ठीक है, इतना लिखो, ऊपर से हटा रहा हूं। देखो, इसी इक्वेशन को मैं फाइनली ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, देखो, ई साई इज इक्वल्स टू वी साई माइनस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर साई इंटू एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो अब ध्यान दो, मैं फाइनल जो चीज दिख रहा हूं, ई साई इज इक्वल्स टू क्या आता है, एच साई। ये स्टार मार्क चीज है, तुम्हें ध्यान रखना है। अब मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। एच यहां पे क्या होगा, देखो, ई साई इज इक्वल्स टू एच साई, अगर मैं रिलेट करूं तो देखो एच का मतलब क्या आएगा,
v माइनस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर है। देखो अगर मैंने ई साइज इक्वल्स टू एच साइज से रिलेट किया तो एच की वैल्यू ये आएगी कि नहीं आएगी। तो अब ध्यान दो है क्या, ये ई पे यहां क्या कहलाता है, दिस ई इज नोन एज आइगन फंक्शन, ठीक है। एच यहां पे क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इक्वेशन, तुम्हें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन। बाकी कैसे डिराइव हुआ, दो इक्वेशन, पहली चीज आई वो वाली, फिर ये वाली इक्वेशन तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आइगन फंक्शन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये सिर्फ एक नाम है, क्या इनका मतलब एच का ये है, दिस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है एक बार ये समझ लो। जैसे ऑपरेटर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो एक कंप्यूटर में जब कोई प्रोग्राम फीड किया जाता है, जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, मैथ्स का हुआ, फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, बायो का हुआ, 100 मार्क्स का टेस्ट था। इसमें मान लो तुम्हारे x मार्क्स आए, इसमें तुम्हारे y मार्क्स आए, इसमें z मार्क्स आए। तो तुम्हारी क्लास में 30 बच्चे हैं, अलग अलग बच्चों के मुझे परसेंटेज निकालना है। तो मैंने कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड कर दिया कि परसेंटेज इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर मुझे परसेंटेज निकालने हैं तो मैंने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम फीड किया परसेंटेज के नाम से कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये जो परसेंटेज है ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है कि उसमें मैं डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करूंगा और वो तुम्हारा परसेंटेज निकाल के दे देगा। सिमिलरली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज दिस, ये तुम्हारा जो x प्लस ये फॉर्मूला जो है दैट इज दिस। अब ये उसके अंदर फीड है, अब मैंने इसके अंदर डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट की और वो तुम्हारा रिलेशन निकाल के मुझे पकड़ा देगा, ठीक है। तो ऑपरेटर कुछ नहीं है, सिंपल एक, मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि एक फंक्शन है, एक ऑपरेटर है जो मैंने कंप्यूटर फीड कर रखा है, उसमें मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, वो तुम्हें फाइनल फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। ध्यान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लिखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट ध्यान दो, अब नेक्स्ट ध्यान दो, इंपॉर्टेंट जो जो स्टार है सिर्फ वो ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो स्टार नहीं है वो ध्यान नहीं रखना है। साई क्या डिफाइन किया मैंने, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन मतलब वेव का फंक्शन, ठीक है। साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो, साई जैसे कोई फंक्शन है, बहुत ही रैंडम में ले रहा हूं, x प्लस 2 सिर्फ एक वेरिएबल, तो साई स्क्वायर का मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? तो ध्यान दो, साई क्या कहलाता है, वेव फंक्शन, मतलब वेव का फंक्शन। साई स्क्वायर यहां पे क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखो, साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि हमें साई अगर दे दिया जाए, किसी वेव की इक्वेशन दे दिया जाए, किसी वेव का फंक्शन दे दिया जाए, तो उससे हम लोग कुछ भी नहीं पता कर सकते। फिजिकल मतलब हमें फिजिकली क्या पता करना है कि उसमें मान लो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या कुछ भी फिजिकल डाटा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मोमेंटम, ये सब चीजें जो पता करनी थी, वो हम लोग कुछ भी साई से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, उससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंटरप्रेट नहीं हो सकती। लेकिन जब साई का स्क्वायर कर दोगे, साई का स्क्वायर करोगे, तो वो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है वो ध्यान दो। ऑर्बिटल याद करो क्या डिफाइन किया था। जब ऑर्बिटल हम लोगों ने डिफाइन किया तो हम लोगों ने क्या बोला कि
ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस बताया था कि कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 100% नहीं हो सकती, क्योंकि 100% हो जाएगी तो वो ऑर्बिट हो जाएगा। हमने हमेशा क्या बोला कि वो 100% से कम होगी और 90 to 95% या 97% तक जहां होगा उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो वही जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहां पढ़ रहे थे उसकी डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होता है, जैसे अगर मुझसे बोला गया मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं सिंपल बोलूंगा तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी का ही मतलब तो क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है दैट इज मास डेंसिटी, या मास अपॉन वॉल्यूम। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या मतलब है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी चीज है। जैसे मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हें पॉइंट क्या ध्यान रखने, पहली चीज साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब उससे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। लेकिन साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, इतना समझ में? अब नेक्स्ट चीज ध्यान दो, नेक्स्ट टर्म ध्यान दो। साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेव फंक्शन। ठीक है, ठीक है, एक वेव का फंक्शन। अब ध्यान दो, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? लेट मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इससे मुझे एक डिस्टेंस मान लो r पे, एक डिस्टेंस r पे एक क्यूब बनाया, एक डिस्टेंस r पे एक क्यूब बनाया dx, जिसकी ये लेंथ dx, ब्रेड्थ dy और हाइट dz है। ठीक है, एक क्यूब बनाया जिसकी लेंथ dx, ब्रेड्थ dy और हाइट dz है। फिर से स्टार मार के ध्यान रखना, उसके अलावा ध्यान रखना है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। तो प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, dx इंटू dy इंटू dz। बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम, dx इंटू dy इंटू dz। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, बस इसको समझना, ध्यान देना, याद नहीं रखना है, ध्यान समझना है इसको। तो एक चीज ध्यान दो, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसको मैं एक बार नॉर्मल सेंस में बताऊंगा। मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, मैं इसको आम जनरल सेंस में बताता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मतलब पूरा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष। प्रोबेबिलिटी कोई भी एटम ले लो, उसका माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मतलब पूरा अंतरिक्ष की बात हो रही है। माइनस इंफिनिटी डिस्टेंस मतलब बहुत दूर से बहुत दूर तक, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं माइनस, देखो एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, वो मान लिया इस बोर्ड के यहां से शुरू किया तो इतनी दूर पे 90% हो सकता है, यहाँ 92% हो सकता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स की बात की जाएगा तो उसमें तो होगा ही होगा। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी हमेशा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन होल यूनिवर्स इज ऑलवेज 100%। ये चीज समझ में आती है कि नहीं? इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट दूर से प्लस इनफाइनाइट दूर तक, एक एटम के न्यूक्लियस से माइनस इनफाइनाइट दूर से प्लस इनफाइनाइट दूर, मतलब बहुत दूर से बहुत दूर तक। क्लियर है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। अब इसको समझाने का मतलब क्या था वो ध्यान दो, ये सब चीजें ध्यान नहीं रखनी है, क्या याद रखना है ध्यान दो। अब मैं वहां कुछ क्वेश्चंस आंसर करूंगा। ये जो साई होता है, साई क्या होता है, एक वेव का फंक्शन। ठीक है, आया समझ में? एक साई क्या होता है, वेव का फंक्शन होता है। ये साई के वेव के फंक्शन में जब मैं एक्स वाई जेड रखता हूं, जब मैं एक्स वाई जेड वैल्यूज रखता हूं, जिससे कई डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, मैनी न्यूमरल नंबर ऑफ वैल्यूज, एन नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, लेकिन उन सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे तुमसे बोला ना, क्वाड्रेटिक के 2 आंसर्स आते हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन उसके 3 आंसर आएंगे। अगर मान लो कोई तुम्हारी 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 4 आंसर आएंगे। तो ये n डिग्री की इक्वेशन होती है, इसके n आंसर्स आते हैं, n कैन बी अ लार्जर वैल्यू, लेकिन उन सारे आंसर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। जैसे अगर मान लो क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 आंसर्स आते हैं, जैसे मान लो प्लस माइनस 2 आया या 2 आया 3 आया। सिमिलरली इसमें n डिग्री की इक्वेशन है तो n आंसर आएंगे, लेकिन वो सारे आंसर नहीं एक्सेप्ट किए जाते, सिर्फ वो आंसर एक्सेप्ट किए जाते हैं, या मैं यहां लिख देता हूं, साई हैज मैनी रूट्स, रूट्स नहीं, मैनी रूट्स, चलो लिख दो बहुत आसानी से, बट ओनली दोज आर एक्सेप्टेड विच सेटिस्फाइज ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर देगा तो उस आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ कहीं भी स्टार नहीं लिखा है, मतलब ध्यान नहीं रखना है, मतलब याद नहीं करना है, समझने के लिए। यहां से मैंने डील क्या किया, वहां मैंने एक चीज बताई थी कि जब n इज इक्वल्स टू 1 रखते हो, रिलेट करो, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में तुमसे बताया कि सिर्फ एक सबशेल आता है 1s। जब n इज इक्वल्स टू 2 रखा तो 2 सबशेल आते हैं 2s और 2p। क्लियर है? आया समझ में? या फिर इनफैक्ट में, और n इज इक्वल्स टू 3 रखा तो 3s आता है, 3p आता है और 3d आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या रिलेट करने जा रहा हूं वो ध्यान रखना। जब साई में मैंने n इज इक्वल्स टू 1 रखा तो ओनली 1 रूट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सिर्फ उसका एक आंसर ही इसको सेटिस्फाई कर पा रहा था। कौन सा? 1s का, जो कौन सा फंक्शन आ रहा था, 1s का फंक्शन था, वही सेटिस्फाई कर रहा था, और कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सबशेल आया। जब मैंने n इज इक्वल्स टू 2 रखा तो कितने रूट्स ने सेटिस्फाई कर दिया? 2 रूट्स ने सेटिस्फाई किया। किसने किसने? एक 2s ने किया, एक 2p ने किया। जब मैंने n इज इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 रूट्स ने सेटिस्फाई किया। किसने किया? 3s ने, 3p ने और 3d ने। यहीं से वो चीज डिराइव हुई कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सबशेल, सेकंड में 2, थर्ड में 3, 0 to n minus 1। n क्या होता है? रूल फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, नंबर ऑफ परमिटेड सबशेल्स आर 0 to n minus 1। वो क्यों आया ये? तो ये सिर्फ समझाने के लिए थी, ध्यान नहीं रखनी। क्लियर है?